अगर आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में एक रॉड इस तरह से रखते हैं और छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो रॉड गिर जाएगा। और चूंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसीलिए वो रॉड गिरते हुए स्लाइड भी करेगा और गिरेगा। तो आज का ये खूबसूरत क्वेश्चन लिया गया है IIT JEE एडवांस्ड 2017 से। और आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि कहा गया है कि एक रॉड है यूनिफॉर्म बार है जिसका की लेंथ है L, जो कि स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन, इस तरह से ये स्लिप करके गिर रहा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, IIT JEE एडवांस्ड का ही वो क्वेश्चन था, वहाँ पर फ्रिक्शन था। तो जब फ्रिक्शन रहेगा तो रॉड कुछ इस तरह से गिरेगा। फ्रिक्शन और फ्रिक्शनलेस में डिफरेंस यही होगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट में फ्रिक्शन रहे तो एक बार जो है, एक रॉड ही मान लिया, एक रॉड जो है, लेट अस से दिस इज रॉड, ये रॉड है, अगर यहाँ फ्रिक्शन है तो ये रॉड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इस जगह पे है तो रॉड जो गिरेगा, रॉड कुछ इस तरह से गिरेगा, ऐसे, इस तरह से वो रॉड गिर जाएगा। ये स्लाइड नहीं करेगा ये कांटेक्ट पॉइंट, लेकिन चूंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो रॉड जो गिरेगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट जो है यहाँ से वो स्लाइड करते हुए गिरेगा। किस तरह से स्लाइड करेगा, इसका जो लॉजिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। इवन एक ऑप्शन भी है उसमें, वो भी सवाल में पूछा गया है। ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर, ऐसे फिगर में आपको दिख रहा है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाय द बार विद द वर्टिकल इज थीटा, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी मान ले, अभी इस इंस्टेंट में ये एंगल अगर थीटा है तो फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट, इज और आर, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें, व्हेन द बार मेक्स एन थीटा, एंगल थीटा, देन विद द वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म बार है, दिस एन यूनिफॉर्म बार, तो यूनिफॉर्म बार होगा तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा। सो ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड होगा, ऑब्वियसली गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड होगा ये हमें पता करना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन यानी ये वाला सेंटर ऑफ मास, ये वाला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बिल्कुल खड़ा है ये, और गिरते हुए थीटा एंगल बनाया, वही सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पहुँच गया, तो वही जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता करना है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, उसी पे सेकंड ऑप्शन वही पूछ रहा, द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या ये सही है? पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये बार गिरेगा कैसे। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो हमें पता है कि वो इस तरह से गिरेगा, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट में मूव नहीं करेगा ये, और ये इस तरह से गिरेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस हो तो फिर ये स्लाइड भी करेगा। कैसे स्लाइड करेगा, कौन सा लॉजिक फॉलो करते हुए वो स्लाइड करेगा, ये सबसे पहले हमें पता लगाना होगा। आप ये देखें कि अगर फ्रिक्शन होता, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं, फ्रिक्शन होता तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर फ्रिक्शन होता तो आप गौर से देखिए, अगर ये बार है, मान ले ये बार है, ये ऐसे गिर रहा है, तो वहाँ पर आप ये पाते कि कुछ देर बाद अगर ये बार यहाँ तक पहुँचा, अगर आप सेंटर ऑफ मास को फॉलो करते तो आप ये पाते यहाँ से सेंटर ऑफ मास, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पहुँच गया, तो उस सेंटर ऑफ मास का एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो होता, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों होगा? बिकॉज देयर इज अ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, mg फोर्स जो है उसे नीचे की तरफ खींच रहा, इसीलिए सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। लेकिन आप गौर से देखें तो पाएंगे कि ये सेंटर ऑफ मास नीचे भी जा रहा है, नीचे भी उतर रहा है, और ये इस डायरेक्शन में भी तो जा रहा है। उधर कौन उसे धकेल रहा है? वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही है।
ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। इसे कौन उधर पुश किया? आपने भी नहीं धकेला, आपने सीधा छोड़ दिया ऐसे। पुश कौन कर रहा है? आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि हम लोगों ने चर्चा किया था उस वीडियो में, आपको याद होगा कि यहाँ पर बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा और यहाँ पर चूंकि इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी रहेगा उधर, चूंकि ये इधर गिर रहा है तो इस कांटेक्ट पॉइंट का उधर स्लाइड करने का टेंडेंसी रहेगा, जिस टेंडेंसी के कारण ये स्लाइड कर रहा है यहाँ पर। यहाँ फ्रिक्शन उसे रोकेगा, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दूँ। ये जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर है। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिस फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन मिल रहा है, हेंस इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल रहा है, हेंस इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट हियर। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में एक्ट करने लायक एक भी फोर्स नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है। चूंकि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी हॉराइजेंटल डायरेक्शन में दिया नहीं गया है, जस्ट इसे छोड़ दिया गया है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ज़ीरो वेलोसिटी रहेगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन भी रहेगा, ज़ीरो वेलोसिटी रहेगा और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये हॉराइजेंटली मूव ही नहीं करेगा। हाँ, आप इसे धकेल देते इनिशियली, वो अलग बात थी। आप ऐसे इसे आपने छोड़ा, क्वेश्चन में कहा गया आपने छोड़ दिया, बिना छोड़े आप ऐसे इसे धकेल देते, दैट मीन आप उसे इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं जिसके कारण वो मूव करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि आप अगर इसे छोड़ देते हैं, आप इसे थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दें तो ये कुछ इस तरह से गिरेगा, ऐसे गिरेगा। आप अगर कोई भी इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना दे तो ये ऐसे गिरेगा, इस तरह से गिरेगा। मैं एक ब्लैंक पेज ले लूँ, हाँ, ये ऐसे गिरेगा, ऐसे। सेंटर ऑफ मास में कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास सीधे इस तरह से गिरेगा, एज इफ अगर आप एक छोटे से पार्टिकल को छोड़ देते तो उसका मोशन जैसा होता, सीधे नीचे गिरता। इसका सेंटर ऑफ मास भले ये कितना भी घूम जाए, इसका सेंटर ऑफ मास सीधे नीचे गिरता है। कोई भी टेक्स्ट आप फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक शुरुआती दौर में, इस चैप्टर के रोटेशनल मोशन के शुरुआती दौर में ये सारी चर्चाएं होती है। ओके, ठीक है, इसे हटा दूं मैं, ठीक। दैट मीन देखने वाली बात यह है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसमें सिर्फ वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना ये कैलकुलेशन, ये अगर ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम लोग बाकी चीज़ों को पता कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा, अभी थीटा एंगल बना रहा विद अ वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। चलिए देख लेते हैं, इसी को बड़ा करके ड्रॉ किया गया। मैं क्या करता हूँ, कुछ रेफरेंस के लिए कुछ लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ऐसे सेंटर ऑफ मास को मिलाते हुए एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अभी ये, हाँ, मुझे क्या करना है कि अभी अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ से भी मैं इसे मिला देता हूँ तो अच्छा दिखेगा थीटा एंगल जो है, ठीक है। अब जो है ये एंगल कहा गया है थीटा है, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं इसे। सो ये एंगल जो है, दैट एंगल इज सेड टू बी थीटा। हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है। आप देखें कहा गया है कि रॉड का लेंथ जो है, दैट लेंथ इज एल, लेंथ जो है लेंथ इज एल, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज एल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एल डिवाइडेड बाई 2। मैं जस्ट रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज एल
डिवाइडेड बाई 2। फाइन। आप ये पाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल ग्राउंड तक, समझने के लिए मैंने इतना चौड़ा ड्रॉ किया है, वो रिलेटिवली पतला, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज L डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज L डिवाइडेड बाई 2, L डिवाइडेड बाई 2। यानी ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल, ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग ये साइड पता कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पता कर सकते हैं। दैट मीन हम लोग ये पता कर पाएंगे बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज L डिवाइडेड बाई 2। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से हम ये पाते हैं कि इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, इस वाले, ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। दैट मीन हाइपोटेन्यूज L डिवाइडेड बाई 2 है। हमें ये एडजेसेंट साइड चाहिए तो कोसाइन का रिलेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पर। सो कोसाइन ऑफ थीटा is equal to adjacent, let us say that adjacent is x, यहाँ से लेके यहाँ तक x। So cosine of theta is equal to x divided by L divided by 2। हमें x चाहिए तो हम कहेंगे x is equal to L divided by 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। आप इसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर ले इस साइड को, और ये इसका कोसाइन कंपोनेंट होगा और ये इसका साइन कंपोनेंट की तरह होगा। सो ये कोसाइन कंपोनेंट में कोसाइन ऑफ थीटा, अगर इस साइड को आपको पता करना होता तो साइन कंपोनेंट ले लेते आप उसी डिस्टेंस का। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, डिस्टेंस का कंपोनेंट नहीं होता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वेक्टर रिजोल्यूशन जैसे होता है, रिजॉल्विंग अ वेक्टर जिस टेक्निक से या जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो तरीका आप यहाँ पर अपना सकते हैं। ओके, सो हमें पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है L डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। सो दैट डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से दैट डिस्प्लेसमेंट इज d। सो d इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूँ d क्या है, d क्या है, यहाँ पर इसे मैं थोड़ा प्रोसीड कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे मैं d कह रहा हूँ। सो दैट d इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, एंड x इज दैट थिंग कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि आप L डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लें एंड 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। दैट मीन वो डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है, 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है, ये सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन तो हमने देख ही लिया है कि मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी आपको देखना है, पूछा गया इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। मतलब अभी आपको टॉर्क पता करना है अबाउट दिस पॉइंट, आपको टॉर्क पता करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कांटेक्ट पॉइंट जो है वहाँ कांटेक्ट पॉइंट में एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ। कांटेक्ट पॉइंट जो है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेंटर ऑफ मास के अलोंग mg फोर्स एक्ट करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस यही दो फोर्सेस है, फ्रिक्शन तो है नहीं। हमें क्या करना है, हमें टॉर्क पता करना है अबाउट विच पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, या कांटेक्ट पॉइंट कह लूँ मैं,
यहाँ पर सरफेस के साथ जो कांटेक्ट पॉइंट है। सो इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क पता करना है, नॉर्मल रिएक्शन तो उसी पॉइंट के थ्रू लग रहा है, दैट मीन ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर mg जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये mg कंट्रीब्यूट करेगा। दिस mg ये नीचे की तरफ जो लग रहा है वो टॉर्क में रेस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ दो ही फोर्स है, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अगर टॉर्क आप देखते हैं, सो टॉर्क इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, टॉर्क पता कर रहे हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट का अबाउट टॉर्क पता कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा। इसी फोर्स के अलॉन्ग आप एक स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दें, आप देखें उस स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये x, ये साइड अगर कोसाइन कॉम्पोनेंट होगा तो ये साइड जो है ये l डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा होगा, साइन कॉम्पोनेंट की तरह बिहेव करेगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क हम कह सकते हैं वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स। हाँ, यहां पर आप फोर्स को पहले लिख सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मैग्नीट्यूड ओनली। सो mgl डिवाइडेड बाई 2, लेकिन जब आप वेक्टर के तौर पे टॉर्क पता करेंगे तो याद रखें वो हमेशा वो जो डिस्टेंस है या जिस पॉइंट में फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का जो क्या कहा जाता है पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, उसे पहले लिखना पड़ता है, फिर फोर्स को लिखना पड़ता है एज वेक्टर। सो mgl डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, सो ये क्लियरली दिख रहा है कि टॉर्क जो है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ऑप्शन यही तो पूछ रहा था ना, इंस्टेंटेनियस टॉर्क मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो टॉर्क लग रहा है, दैट इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। दैट मीन ये भी सही ऑप्शन है। चौथा, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज अ पैराबोला। पॉइंट ए, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, मिस हो गया था मुझसे। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज द टिप ऑफ दिस बार, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। यानी अगर आप इसका ट्रैजेक्टरी देखते हैं उस पॉइंट का, तो इसका ट्रैजेक्टरी आप कुछ ऐसे पाएंगे, ऐसे। तो वही जो ट्रैजेक्टरी है इस पॉइंट का, ये जो स्लाइड करके गिर रहा है ये पॉइंट, इसे अगर आप ट्रैक करें तो आपको उसका पाथ कुछ ऐसा मिलेगा। इस ट्रैजेक्टरी को, ये ट्रैजेक्टरी क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पॉइंट ए का जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला है या पैराबोला नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है वो, जो है जो भी है वो क्या है, वो है क्या। ओके, अगले पेज में भेज देते हैं एंड नाउ वी विल सी दैट। हाँ, point A. So this is point A. Point A is now here. और मैं एक बार इसका ट्रैजेक्टरी भी ड्रॉ कर लूँ। लगभग अंदाजन मैं ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसे ऐसे। सो इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा, क्या है ये, क्या पैराबोला है या फिर सर्कल है, एलिप्स है, क्या मिलने वाला है हमें। तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना होगा। सो आर्बिट्ररीली मैं ये भी लिख लूँ यहाँ पर कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। आर्बिट्ररीली हम इस पोजीशन को कंसीडर कर लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ पर कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज x, y। ये एक आर्बिट्ररी पोजीशन है जिस समय कि ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। अब x और y आप पता करें
क्या होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है उसे ओरिजिन मान लेता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। लेट्स से दैट पॉइंट इज 0,0। सिमेट्रिकली ठीक बीचों बीच है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को 0,0 मान लेता हूँ। ओके, ऐसा अगर हुआ तो फिर इस समय x कितना होना चाहिए, x होना कितना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं तो आप ये पाएंगे कि ये लेंथ जितना होगा यहाँ से ये लेंथ भी उतना ही होगा, बिकॉज दैट इज़ द सेंटर। ये सेंटर है इसका, यानी ये और ये सेम लेंथ होगा और ये लेंथ सेम होगा, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ एक परपेंडिकुलर, तो आप ये पाएंगे दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। चूँकि ये L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा है, तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हम पाएंगे नेगेटिव L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूँ तो मैं कोमा 0 कहूँगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा होना चाहिए। सो x नेगेटिव L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा, हमें x कोऑर्डिनेट मिला। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि हाइट हमें कैसे मिलेगा। हाइट हमें उसी तरह से मिलेगा, ये जो है इसी का दुगना, इस हाइट का दुगना। या फिर आप देखें ये थीटा है, अगर दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं ये थीटा है, दैट मीन ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये पूरा लेंथ L है। अच्छा, कैपिटल L कहा गया था ना क्वेश्चन में, हाँ, मैं स्मॉल l लेके चल गया। सो ये जो है ये पूरा लेंथ L है, तो उसी का कोसाइन कंपोनेंट की तरह होगा ये। दैट मीन ये डिस्टेंस जो होगा L डिवाइडेड बाई 2 एंड कोसाइन ऑफ थीटा होगा। अगर ये पॉइंट 0,0 है, ये हाइट जो है L डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन ऑफ थीटा है, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है L डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन ऑफ थीटा होगा। सो L डिवाइडेड बाई 2 क्यों, L आई एम सॉरी, L बिकॉज दैट लेंथ इज L, तो ये होगा L कोसाइन ऑफ थीटा, L कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये y हो गया L कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, x ये, y ये। मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू नेगेटिव L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू L कोसाइन ऑफ थीटा। x और y को अगर इंटर रिलेट करना है, और थीटा जो कि एक इंटरमीडिएट आर्बिट्ररी वेरिएबल, आर्बिट्ररी वैल्यू है, कोई रैंडम वैल्यू है ये, अगर ऐसी बात है तो थीटा को हमें यहाँ से हटाना होगा और x और y के बीच का रिलेशन देखना होगा, और उसी रिलेशन से हमें ये पता लगाना होगा कि वो सर्कल है, सर्कल का पार्ट है, या फिर पैराबोला है, या एलिप्स है, या हाइपरबोला है, क्या है, उसी से हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच के रिलेशन से। सो आई होप कि आपने कोनिक सेक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तब जाकर आप रिलेशन को समझ पाएंगे ना, कि एक इक्वेशन देख कर कि ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, या पैराबोला का इक्वेशन है, या फिर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप कभी देख लीजिएगा, और एडू पॉइंट में अगर हो सके तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक जब अपलोडेड होगा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है, अगर इनके बीच रिलेशन निकालना है और थीटा को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं इमीडिएटली क्या करूँगा कि साइन स्क्वायर्ड थीटा कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ये गायब हो जाता है, गायब हो जाता है इन द सेंस थीटा गायब हो जाता है और वो 1 के बराबर हो जाता है। इस लिहाज से मैं क्या करूँगा, इधर साइन स्क्वायर्ड रखता हूँ, इसे इधर ले आता हूँ। हाँ, मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ 2x डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ थीटा रखता हूँ। स्क्वायर कर दूंगा तो नेगेटिव भी हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, साइन का स्क्वायर्ड हो जाएगा।
और इधर भी वही चीज़ कर लेता हूँ, y डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं इधर बगल में लिख लेता हूँ, इट विल अच्छा दिखेगा, एक ही लाइन में रहे। मैं इसे थोड़ा सा मूव कर दूँ, इसका काम तो हो गया। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि y डिवाइडेड बाय l इज कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा। दोनों को आप जोड़ दे, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस 4 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो मैं इसी चीज़ को ऐसे कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो उसे मैं l डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, और यहाँ पर ये बन गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये जिस तरह का इक्वेशन है इसे इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, अभी हम लोग बात करेंगे इलिप्स है क्या, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इलिप्स का, स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का होता है। इसका मतलब अगर आपको समझना है तो हम लोग डेस्मॉस में भी ग्राफ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए डेस्मॉस में ये ग्राफ क्रिएट किया गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एल का वैल्यू 4 कंसिडर किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉड का जो लेंथ है उसका लेंथ है एल, उसका लेंथ है 4 यूनिट का। तो आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ड्रॉ करने से ऐसा हमें एक चपटा सर्कल जैसा दिखता है। इसी चपटा सर्कल को ही इलिप्स कहा जाता है। एक सर्कल को चपटा करते और यहाँ पर उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपको दिखेगा पता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ जिसका स्क्वायर है, हम लोग जिसे ए कह रहे थे, ए का स्क्वायर, ये जो पार्ट है एल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है वो इसे कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस। इस केस में सेमी माइनर एक्सिस होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, उसी का ठीक आधा, इसीलिए सेमी कहा जाता है। ये हो गया माइनर एक्सिस इसका माइनर एक्सिस, और ये हो गया इसका मेजर एक्सिस, क्योंकि ये इस तरफ से चौड़ा है, वही उल्टा हो जाएगा अगर ये इस तरफ से चौड़ा होता तो ये अभी फिलहाल ये मेजर एक्सिस है, ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये इसकी चौड़ाई है, वाई एक्सिस के अलोंग ये इसकी चौड़ाई है। तो सेमी माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस का आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, वो आधा देखें कितना है यहाँ, -2 से लेके 0 या 0 से लेके 2, ये 2 यूनिट का है। और L का वैल्यू 4 चूज किया गया, हम लोगों ने चूज किया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड के डिनोमिनेटर में L डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है, L डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 2 आया, वही 2 यहाँ पर, और y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में L का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर है, इसीलिए सेमी मेजर एक्सिस जो है ये 4 यूनिट का है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट का है। मेजर एक्सिस 8 यूनिट का है, सेमी मेजर एक्सिस उसी का आधा, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये आपको दिखेगा कि ये 4 यूनिट का है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग इस रेफरेंस में देखते हैं और हम लोग एक चपटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक चपटा सा सर्कल ऐसे, ये तो सर्कल हो गया, चलिए चपटा सा सर्कल एक ही बार में ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से ये वर्टिकल एक्सिस और ये
हॉराइजेंटल एक्सिस। हमने क्या देखा? हमने देखा ये लेंथ जो है, ये लेंथ उस रॉड के या फिर कहें बार के लेंथ के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि बार को आप यहाँ पर ऐसे रखें। शुरुआत में बार कैसा था? शुरुआत में बार कुछ इस तरह से सिचुएटेड था। शुरुआत में बार कुछ ऐसे सिचुएटेड था। बार का लेंथ था L, और फिर ये गिरा। गिरते 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 गिरते, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास तो इसी के अलोंग गिरेगा। यानी जब ये पूरा गिर जाएगा, जब ये बॉडी पूरी तरीके से गिर जाएगा, ग्राउंड को टच करेगा, तो सेंटर ऑफ मास उसका बीचों बीच रहेगा। सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच रहेगा और बॉडी कुछ इस तरह से गिरेगा। तो आप ये पाएंगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होना चाहिए द लेंथ ऑफ द रॉड विच इज़ L, और ये होना चाहिए हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड विच इज़ L/2। इसीलिए हम लोग जब इसका इक्वेशन बना रहे थे तो हमें मिला x² डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर, y² डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो चौड़ाई है, दैट चौड़ाई बिकम्स L/2, y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो चौड़ाई है दैट इज L। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एलिप्स बनाना होगा, कुछ इस तरह का एलिप्स बनेगा। ये थोड़ा और बड़ा करना होगा मुझे। कुछ इस तरह का एलिप्स बनेगा, और ऐसे ये एलिप्स बन गया लगभग। यहाँ से इसका सेंटर है इस जगह पे, और अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इसे यहाँ से, ये हो गया माइनर एक्सिस, और आपको यहाँ पर मेजर एक्सिस यहाँ पर मिलेगा। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो ये जब पूरी तरह से गिरेगा तो ये कुछ ऐसे जगह पे सिचुएटेड होगा। ये अभी पूरी तरह से गिरा नहीं है। तो ढांचा देख के आपको लगभग अंदाज़ा होगा कि इसका ये टिप जो है, इस टिप का जो लोकस होगा, जो टिप ये मूव करेगा, जिसे A कहा गया है, वो जो मूव करेगा, वो जिस पाथ में मूव करेगा वो एलिप्स का ही पार्ट होगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जा सकता था। जैसे कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी एक इंस्टेंट में जब एंगल थीटा बन रहा है। हाँ, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन था पैराबोला ना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ये पैराबोला नहीं है, बल्कि ये एलिप्स है। पैराबोला होता तो ये इसका जो इक्वेशन बनता है, ये y शुड बी प्रोपोर्शनल टू x² होता, यानी कि y माइट बी सम कांस्टेंट इनटू x²। इस तरह का रिलेशन आपको मिलता पैराबोला में, या फिर x = k इंटू y², इस तरह का रिलेशन मिलता। ये है नहीं पैराबोला। ये एलिप्स है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो मैं बात कर रहा था कि इस तरह के सिनेरियो से और भी अलग अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि इस सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये एंगल थीटा बना रहा वर्टिकल के साथ, उस समय इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, इस पूरे बॉडी का, ये जो रोटेट कर रहा है, रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी कितना है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, जिस स्पीड से गिर रहा है, ऑब्वियसली स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, वो जिस स्पीड से गिर रहा है वर्टिकली, उसमें उसका वर्टिकल डायरेक्शन में उस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि इस पूरे रॉड को पूरी तरह से गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो कभी हम लोग मौका मिले तो हम लोग इस तरह के सिचुएशन बनाकर, सेम सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके हम लोग इसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, जहाँ पर हम लोग IIT JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इस चैप्टर के लिए जो कि है रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर का जो सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।